स्वागत है आपका इंडियन प्रेस हाउस में। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। बांग्लादेश इस वक्त सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता से नहीं बल्कि सत्ता के खुले संघर्ष से गुजर रहा है। एक तरफ है नोबेल पुरस्कार विजेता और देश की अंतरिम सरकार में चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, जो खुद को लोकतंत्र का संरक्षक बताते हैं, तो दूसरी तरफ है पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का ताकतवर चेहरा तारिक रहमान, जो 17 साल बाद ढाका लौटकर सीधे सियासी मैदान में आ खड़े हुए हैं। सवाल साफ है, क्या बांग्लादेश एक बार फिर सत्ता परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है? और क्या मोहम्मद यूनुस वही गलती दोहरा रहे हैं जो शेख हसीना ने की थी? सबसे पहले बात करते हैं तारिक रहमान की वापसी की। उनकी वापसी का मकसद क्या है? सियासी संकेत या फिर सत्ता का ऐलान? 25 दिसंबर 2025 को जब तारिक रहमान लंदन से ढाका वापस लौटे तो यह सिर्फ एक नेता की घर वापसी नहीं थी। हजारों समर्थकों का स्वागत, कड़ी सुरक्षा और पहली ही रैली में बांग्लादेशियों को एकजुट करने का सपना, ये सब साफ संदेश दे रहा था कि रहमान सिर्फ राजनीति में नहीं लौटे हैं बल्कि सत्ता के दावेदार बनकर आए हैं। रहमान ने मंच से मुसलमान, हिंदू, बौद्ध और ईसाई सभी को साथ लेकर चलने की बात कही। उन्होंने हिंसा रोकने की अपील की, लेकिन उनके शब्दों के पीछे छिपा संदेश साफ था कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी अब सत्ता के लिए पूरी तरह तैयार है। अब सवाल यह है कि यूनुस सरकार आखिर लड़खड़ा क्यों रही है? मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को लोकतंत्र की बहाली का जिम्मा मिला था, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि देश में हालात लगातार हाथ से निकलते जा रहे हैं। छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या ने आग में घी डालने का काम। इसके बाद सड़कों पर उतरे कट्टरपंथी संगठन, खासतौर पर इनकलाब संगठन ने सीधे सीधे मोहम्मद यूनुस को अल्टीमेटम दे दिया। इनकलाब के सचिव अब्दुल्ला अल जाबिर का बयान चौंकाने वाला है। अल जाबिर ने हत्यारों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सरकार को दिए गए 30 दिनों के अल्टीमेटम को दोहराया। उन्होंने दावा किया कि इस हत्या में अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों और देश के अंदर छिपे फांसीवादी सहयोगी शामिल हैं। साथ ही मांग की कि सरकार तय समय के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जांच के जरिए हत्यारों को जनता के सामने लाए और ऐसा न होने पर कड़े कार्यक्रम की चेतावनी दी। यानी अब सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि मोहम्मद यूनुस की सरकार के बने रहने पर भी आ चुका है। जो ताकतें शेख हसीना को सत्ता से बाहर करने में आगे थी, वहीं अब यूनुस के खिलाफ नजर आ रही है। मोहम्मद यूनुस पर आरोप है कि वो चुनाव टालकर सत्ता को लंबा खींचना चाहते हैं, जबकि देश अगले साल चुनाव की ओर बढ़ रहा है। फरवरी 2026 में बांग्लादेश में इलेक्शन है। इसी बीच शेख हसीना की आवामी लीग को चुनाव से बाहर कर दिया गया है। जमात इस्लामी जैसे संगठन दोबारा उभर रहे हैं और इसी खाली जगह में तारिक रहमान खुद को एक स्थिर विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। यानी सत्ता की बिसात पर मोहरे तेजी से बदले जा रहे हैं। इस सत्ता संघर्ष का सबसे भयानक असर दिख रहा है अल्पसंख्यकों पर। हिंदुओं को खुलेआम निशाना बनाया जा रहा है। हत्या, आगजनी, भीड़ का न्याय। 18 दिसंबर को हिंदू युवक दीपू चंद्र की हत्या ने हालात की गंभीरता उजागर कर दी। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। पश्चिमी बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में अमृत मंडल नाम के युवक को पीट पीट कर मार डाला गया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कट्टरपंथियों को खुली छूट मिल चुकी है? भारत में घटनाओं का खुलकर विरोध हुआ। दिल्ली, कोलकाता, भोपाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक सड़कों पर गुस्सा दिखा। तो असली सवाल क्या है? क्या मोहम्मद यूनुस हालात पर काबू खो चुके हैं? क्या तारिक रहमान शांति की भाषा में सत्ता की तैयारी कर रहे हैं? और क्या बांग्लादेश एक बार फिर ऐसे मोड़ पर है जहां लोकतंत्र के नाम पर अराजकता हावी हो जाएगी? इतिहास गवाह है, बांग्लादेश में जब भी सत्ता कमजोर पड़ी है, सड़कों पर फैसला हुआ है। इतिहास गवाह है, बांग्लादेश में जब भी सत्ता कमजोर पड़ी है, सड़कें फैसला करने लगी हैं। अब देखना यह है कि क्या यूनुस अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या तारिक रहमान की वापसी बांग्लादेश की राजनीति का अगला अध्याय लिखेगी। क्योंकि फिलहाल बांग्लादेश में सत्ता की लड़ाई सिर्फ संसद में नहीं, सड़कों पर लड़ी जा रही है। बांग्लादेश में ये संकट सिर्फ सरकार बनाम विपक्ष का नहीं है बल्कि सत्ता की वैधता और नियंत्रण का संघर्ष बन चुका है। मोहम्मद यूनुस के पास फिलहाल ताकत है, लेकिन जमीनी ताकतें उनके हाथ से फिसलती दिख रही हैं। कानून व्यवस्था पर कमजोर पकड़, अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा और कट्टरपंथी संगठनों की खुली धमकियां इस बात का संकेत है कि अंतरिम सरकार का नियंत्रण सीमित होता जा रहा है।
वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक तारिक रहमान की रणनीति ज्यादा सधी हुई दिखाई दे रही है। वो सीधे टकराव के बजाय समावेशी बांग्लादेश और शांति की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन उनकी वापसी की टाइमिंग, जनता से मिला प्यार और समर्थन और राजनीतिक स्ट्रैटेजी साफ बताती है कि बीएनपी खुद को सत्ता के स्वाभाविक उत्तराधिकारी के तौर पर पेश कर रही है। आवामी लीग के चुनाव से बाहर होने के बाद यही खाली जगह अब रहमान की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। इसी बीच एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि असली चुनौती ये है कि अगर मोहम्मद यूनुस सरकार हालात पर जल्द नियंत्रण नहीं कर पाती है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर होगी और सत्ता का फैसला संस्थानों के बजाय सड़कों पर होने लगेगा। कट्टरपंथी संगठनों की भूमिका और अल्पसंख्यकों की असुरक्षा इस संघर्ष को और विस्फोटक बना रही है। कुल मिलाकर बांग्लादेश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां फैसला सिर्फ चुनावों से नहीं बल्कि ये तय करेगा कि सत्ता किसके हाथ में रहेगी, संवैधानिक संस्थानों के या सड़क की ताकतों की। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें इंडियन प्रेस हाउस के साथ।